तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं बेग मलिक साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ हैं। सर खुशामदीद प्रोग्राम में। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं और खालिद चिश्ती साहब एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, बैरिस्टर अकील साहब, ये बहुत अहम है और 100 साल से ज़्यादा हो चुका है इसराइल का इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा और उसका जो कुछ अब हमने देख रहे हैं गज़ा के अंदर 65,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत और तमाम अरब रियासतें उसका निशाना एक के बाद एक तो बन रही हैं। आवाज़ ऊंची निकालने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल 65,000 से ज़्यादा जो है वो निहत्ते जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बासी हैं, बाशिंदे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जिसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, जवान भी, उन सब ने जो है ये बहुत ही जुल्म देखा है और जुल्म सहा है। और इज़राइली जारियत और नंगी जो जारियत है, एग्रेशन, आई मीन बहुत छोटा लफ्ज़ है इज़राइल के इन इक़दामात को, जो कि जिसकी इंटरनेशनल कवानीन में भी अगर आप देखें तो कोई सपोर्ट नहीं मिलती और बिल्कुल उसने एब्सोल्युटली जेनोसाइड, देखें जेनोसाइड की अगर आप डेफिनेशन उठा के देखें यूएन की कन्वेंशंस में, तो उसमें से 4 से 5 जो इंग्रेडिएंट है, 4 तो वो ऑलरेडी मीट कर रहा है। अब यहाँ पे जेनोसाइड को और किन लफ्ज़ों में आप डिफाइन करेंगे कि पूरी दुनिया ये माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है तमाशा देख रही है, कंडेम भी कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। अब ये एक फोरम ज़रूर मौजूद है यूएन जनरल असम्बली, जिसमें फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने ये बेड़ा उठाया है, वो एक कॉन्फ्रेंस भी है उस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन रही है कि प्री 1960s के जो बॉर्डर्स थे या उस टाइम के हवाले से उस पर 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसका क़याम होना ज़रूरी है और लाजिम है। अब ये इन ममालिक ने जो काम किया है, अब ये काम बरतानिया ने, इट्स टू लेट इन द डे। मैं ये समझता हूँ कि बैलफोर डिक्लेरेशन वो टाइम था जब आपने एक मज़हब के ऊपर, मतलब यहूदी स्टेट बनाने के क़याम के ऊपर आपने काम किया। तबाही की बुनियाद बरतानिया ने रखी है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बरतानिया ने ही ये तमाम तर इसकी बुनियाद रखी। और आज अगर बरतानिया इसको इस नज़र से या इस हवाले से वो कहे कि जी हम उसको स्टेटहुड का या एक मुल्क तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन में माज़र के साथ मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बचा ही क्या है गज़ा के अलावा, और वो भी एक पट्टी भी छोटा सा वो एरिया है जो बच गया है। अब अगर आप प्री 1960s या उस अराउंड के टाइम के अराउंड के बॉर्डर्स की आप बात करते हैं, तो असल तो देखें ना, फ़लस्तीनियों का ये होमलैंड था जो उनसे छीना गया। एक के बाद एक जो है ये एग्रेशन की आपको मिसाल नहीं मिलती और वो इतनी दहाइयों से ये तमाम तर मामला चलता आ रहा है। अब अगर ये ममालिक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया या ये अगर ये कह दी, वो कहते हैं ना कि जी बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि अपने किए पे जो इनका अपना ये बीज बोया हुआ है, उस पे इनको पूरी उम्मत मुस्लिमा से, पूरी दुनिया से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको आउटराइटली उनकी स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए कि ये हमसे उस वक्त की गलतियां हुई और गलतियों का खुमियाजा आज पूरी दुनिया देख रही है। जो तमाशा इजराइल ने लगाया, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का कह के इराक पूरे को तबाह कर दिया था। खालिद चिश्ती साहब, जो प्री 1967 पोजीशन है, इसके ऊपर मांग करना मुसलमान मुल्कों की, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, सारों की यही मांग है। और ये जो ममालिक अब रियासतों को तस्लीम कर रहे हैं, वहाँ से जब तक कोई स्ट्रिंजेंट मेजर्स ना हो, कोई इकनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस, जिसकी वजह से इसराइल के आप थोड़ा सा ऊपर दबाव डाल सकें, उसके बगैर ये सोचें कि वो इसराइल बाज आ जाएगा जो 65,000 मुसलमानों को शहीद करके भी अभी दंदनाता फिर रहा है, तो बहुत मुश्किल बात है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आप तो प्री 67 बात कर रहे हैं और मैं 1948 की भी बात करना चाहूँगा, जब यहाँ पे ज्यूज सिर्फ 15% थे और जब यहाँ से पूरी दुनिया से ज्यूस को लाकर आबाद किया गया था। और यही ब्रिटेन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, यूके का, उसने ये वादा किया था कि मैं दोनों को एक जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा। और जब लेट 50s में जब ये तय पाया कि ज़मीन के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से होनी है, तो फ़लस्तीनी उस वक्त भी 55% थे और बजाय आधा देने के उनको एक टुकड़ा दे दिया गया। आपके सामने है, फिर इन्वेजन शुरू हो गई, फिर 1967 आ गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उनको बाय डिज़ाइन मार्जिनलाइज किया गया ओवर द इनिशियल 30-40 ईयर्स
और उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है। जो आप जिक्र कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन के दौरान के इतने हज़ारों और अभी 60-70 हज़ार लोगों को शहीद कर दिया गया और अभी भी शायद उनको इत्मीनान या सुकून नहीं हो रहा। और बिल्कुल ये वेस्टर्न बहुत अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं कर रहे। यही वेस्टर्न मुल्क थे जिन्होंने 40s में, 48 में, 50s में, 60s में ये राइट माना था कि इसराइल के अगेंस्ट फ़लस्तीनियों को एक पूरा इंडिपेंडेंट होमलैंड मिलना चाहिए। और इस हद तक फिर सबकी क्राइमेंस टेसिट हो गई, डिक्लेयर्ड हो गई या अनडिक्लेयर्ड हो गई। इस तरह का एक लुक दी अदर साइड सबने किया कि वो बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया कि सिर्फ वहीं फ़लस्तीनी नहीं, 60-70 हज़ार लोगों को शहीद करने के बाद वो कतर पर भी आना उस हमलावर हुआ है। तो ये झिझक इन्हीं वेस्टर्न मुल्कों ने ही दी है, अनअकाउंटेबल दी है, क्योंकि कोई प्राइस नहीं थी उसको इन मुल्कों पर अपनी ताकत जमाने गए, धौंस जमाने की जो हिस्ट्री थी। तो ये कंटिन्यूड है, अल्लाह करे अब चेक हो जाए और ये जो मुल्कों ने एक मॉरल प्रेशर ही बिल्ड किया है जो फ़लस्तीन की हुकूमत को तस्लीम करके, और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है, एक डिटरेंस का मैसेज आए। और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर मलिक साहब ये है कि इजराइल को कोई आज तक उसने कोई प्राइस नहीं दी है इस एस्केलेशन की, और अनचेक जो टेररिज्म या बारबरिज्म उसने किया है, कोई कीमत नहीं किसी ने मांगी सिवाय रेजोल्यूशन के और करारदादें पास कर लेने के और फिर उसको बुरा भला कह लेने के अलावा कुछ नहीं हुआ। जब ये मुल्क प्राइस ऐसी नहीं लेंगे यूनाइट, क्योंकि हम मिले जो आपस में मिल के नहीं करते, स्टैंड लोन उसने हर मुल्क को, 7 मुल्कों को पिछले कई महीनों में उसने रोंद डाला है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह करे अब कोई यूनाइटेड हो जाए, मुसलमान रियलिज्म हो कि इट्स अ मैटर ऑफ टर्न, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। तो अब तो ये नौबत आ गया ना कि आप फरमाइएगा, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से अमेरिका के अलावा चारों ने अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की ऊपर ऐलानात कर दिए हैं। अमली तौर पर जब तक आप ट्रेड सैंक्शंस, इकनॉमिक सैंक्शंस या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना करें, तब तक आप उसको मजबूर नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत ऑब्वियस है। तो एक तरफ तो हम वेस्ट से ये तवक्को रख रहे हैं, लेकिन साथ मुसलमान रियासतें खुद जो है वो इस काबिल नहीं है, दोहा के अटैक के बाद भी बैठे हैं, तो वो अमेरिका की पीस एफर्ट को सपोर्ट करने के एलामिये के साथ वहाँ से उठे हैं, खुद कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर सके। तो डू यू सी स्टेप फॉरवर्ड, यहीं पे रहेगा कि बयानात दे दिए हैं और वहाँ पे आगे बात नहीं चलेगी? देखिए, बात तो है कि हालात तो हाथ से निकल चुके हैं। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की अब आबादी कितनी रहेगी कि 55-56 लाख की आबादी, जिसका मेजर चंक को आपने डिस्प्लेस कर दिया, 60-65 हज़ार की नस्ल कुशी कर दी, मतलब मलिया मेट करके, और फिर अमेरिका ऊपर से बयान कर रहा है कि हम इनको रीसेटल करेंगे। तो उसके बाद अगर 1947 का पैक्ट जो बरतानिया ने ख़ुद उस वक्त पार्टीशन का प्लान दिया था, उसके बाद अब आके इतने दहाइयों के बाद आके आप तस्लीम भी कर लें, तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि आप इस सारे खून रेजी में कंप्लिसिट रहे हैं। और अगर हम वॉर क्राइम की बात करें तो खाली ये नेतन्याहू का मसला नहीं, इन सारों का जो है ना मिली भगत थी, इस मिली भगत के साथ हुआ है। और इस वक्त अरब वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि ये तो फ़लस्तीन वाला तो चैप्टर उन्होंने तकरीबन क्लोज कर लिया, अब तो ये इनकी तरफ आ गया। कतर का हमला इनकी आंख खोलने के लिए अगर काफ़ी नहीं है, तो उसके बाद भी तो वो अपने नेबर्स के साथ जो कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये तो हम खुद जो है ना एक किस्म का जो है ना अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। ख़तरा आ गया है। ज़ायनिज़्म का जो प्लान है उन्होंने एक्सपैंड करना ही करना है। इसमें स्ट्रेटेजिकली करना क्या चाहिए, जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने किया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मुस्लिम उम्मा अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में नहीं लेगी, मामलात नहीं चलेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड जो लॉलीपॉप था उससे बाहर निकलना चाहिए, फिल फोर सारे ऐलान करें और इससे निकलें, एक अपना प्रेशर बिल्ड करें। ना किसी ने सैंक्शन लगानी है इसराइल पे जब तक अमेरिका उसके साथ है, तो वो इनकी सैंक्शन इतना मैटर नहीं करेंगी। बात है आपको ग्राउंड रियलिटी देख के अपना रिस्पांस देना पड़ेगा, और ग्राउंड रियलिटी यही है कि इसराइल ने एक्सपैंड करना है। सही है। बैरिस्टर वकील साहब, जो इसराइली तरीका वारदात है अभी तक जो समझ में आया, हमास के ऊपर अटैक्स के मामले में भी जो उन्होंने ईरानियन सिटीज़ के अंदर अटैक किया और उसकी लीडरशिप को हिट किया, उसके अंदर भी, और बहुत सारे और वाक़यात के अंदर भी, वो अपने मुखालिफ जो भी रियासतें हैं उनकी लीडरशिप को दे ट्राई टू टेक देम आउट। ईरान के अंदर भी उन्होंने किया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके सारे, फ़ौज के उनके सरबराह, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड। अब वो कतर वाला अटैक हमास के अंदर भी यही किया, उन्होंने चुन चुन के एक के बाद एक जो भी लीडर आता था उसको एलिमिनेट करते गए। कतर में दोहा में अटैक हुआ उन पीस नेगोशिएटर्स के अंदर जो अंदर बैठे थे। तो इससे ये खदशा सामने नहीं आता कि अगर उसके ऊपर कर सकते हैं तो फिर वो रॉयल फैमिलीज़ जिन्होंने वहाँ बैठ के बातचीत करवाई, कल को उनके ऊपर क्यों नहीं अटैक होगा? सऊदीज़
जिन्होंने अब बहुत राइट मूव किया है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया है, खुद सऊदी रॉयल फैमिली अंडर थ्रेट होगी कि क्यों ना ये उसको ऊपर जाके अटैक कर दें। तो ये बिगर पिक्चर के ऊपर इन लोगों को सारों को मिलकर मुसलमान रियासतों को गौर करना चाहिए। ईरानियन जो अटैक था ना, वो फुटप्रिंट्स हैं बाकायदा उस तरीका कार के ये किस तरीके से हमलावर होंगे, या हमास की क़यादत को जिस तरीके से उन्होंने वाइप आउट किया, सब कुछ चुन चुन के उन्होंने सालों साल उन पेजर्स पे और सेल फोन्स पे लगाए, फिर एक दिन उन्होंने बटन दबा के उस सारों को बारी बारी उनको शहीद किया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये अब आई थिंक फॉर द पीस ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस के हवाले से, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से और रीजन एट लार्ज, मैं कहता हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये खाली साउथ एशिया रीजन की बात नहीं है, इट्स रीजन एट लार्ज प्लस मिडल ईस्ट एंड मीना रीजन, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, ये पूरा अगर कंबाइन करें तो जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो सऊदी अरेबिया का बड़ा एक टाइमली और एप्ट मूव है इस तमाम तर मामले के हवाले से कि कतर जैसा मुल्क, अगर आप देखें कि पीस नेगोशिएटर्स हैं और वो मीडिएट करवा रहे थे तमाम तर मामला, और उनको भी जो है जिस किस्म की इजरायली जारियत का सामना करना पड़ा है इन फ्यू स्प्लिट सेकेंड अमरीकी छतरी के नीचे और उस तमाम तर मामले के ऊपर देखें, ये नहीं कहा जा सकता कि कल को इजराइल जो है अपने एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स के हवाले से वो किसी और अरब मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेगा या इस तरह का कोई अटैक नहीं करेगा। इसके खदशात बढ़ जाते हैं दोहा के अटैक के बाद। दोहा के अटैक के बाद बिल्कुल बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि नेटो तर्ज की जो हमारी एक फोर्स है उसको बिल्कुल दीगर अरब ममालिक को भी फॉलो सूट करना चाहिए, और उनको भी चाहिए कि इस हवाले से, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं मलिक साहब। अब आप स्टैंड अलोन अगर रहेंगे, अगर आप अकेले होंगे तो फिर बिल्कुल उसके ख़तरात भी बढ़ जाएंगे, और तमाम तर OIC के प्लेटफॉर्म से भी एंड अदरवाइज भी अगर आप रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड रीजन एट लार्ज, इन ममालिक को चाहिए कि बिल्कुल इसी तर्ज पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पैक्ट्स जो हैं, डिफेंस कोऑपरेशन के मैकेनिज्म्स को फर्दर स्ट्रेंथन करना, फर्दर उसको बेशतर अभी खौफजदा बैठे हुए। ये आर्टिकल 5 किस चीज का, ये नेटो का आर्टिकल 5 है, किसी एक के खिलाफ जा रही है, सबके खिलाफ जा रही है, तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उसी एग्रीमेंट को किया। लेकिन अभी भी अगर देखें, उमैर नियाजी साहब की ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अभी भी इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को सस्पेंड नहीं किया, जिन ममालिक ने अपने सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं इजराइल के साथ। माजरत के साथ मैं भी बगैर किसी नाम लिए मैं रिसेंटली ट्रैवल मैंने किया, तो मैंने वहाँ पे किसी एक अरब मुल्क के थ्रू देखा कि तल अवीव की फ़्लाइट अभी भी जा रही है वहाँ से। सर शायद जो चले नाम UAE है, सबसे ज्यादा जहाज़ों की आमदोरफ्त जो इसराइल और UAE के दरमियान, मेरे ख्याल से एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, मिडिल ईस्ट के या GCC कंट्रीज को देखने की जरूरत है, एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि अगर हमारे एक ब्रदर मुल्क के साथ ऐसा हो सकता है तो हमें क्या चाहिए कि हम क्या इकदाम उठाएं कि अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सॉवरेनिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या इकदाम उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका कोई ज़्यादा दूर देखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, और उसका जवाब आपके सामने होगा।